हेलो। ठीक है। ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो हो गया? लंच? ठीक। तो अभी हम 1858 से कंटिन्यू करेंगे एंड सिक्वेंशियली बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, तो इससे पहले हमने सारे देख लिए थे। देखिए, 1857 का जो रेवोल्यूशन हम देखते हैं, क्रांति 1857, पहले तो उसको समझना जरूरी है कि वहां पे क्या हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है। देख, इंडिया, क्योंकि 1857 की क्रांति ब्रिटिशर्स को अपनी सारी पॉलिसी चेंज करने पे मजबूर कर देती। अब आप देखो, धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आने लगे थे, शुरू में उनका जो इम्पैक्ट था वो लिमिटेड एरियाज में था। भाई, शुरू में कमर्शियल फंक्शंस थे, बट जैसे जैसे टेरिटरीज एक्सपेंड हुई, ठीक है, तो विलेजेस में इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ, ट्राइबल्स में इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ, जमींदारों के साथ इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ, राजाओं के साथ स्टार्ट हुआ, ठीक है, रिलीजन में इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ, जो हमने देखा ना, क्रिश्चियन मिशनरीज आए। सो लगभग लगभग हर एस्पेक्ट में वो लोग आने लग जाते हैं। तो उससे ऑलमोस्ट एवरीवन इन इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम देयर पॉलिसीज, देयर इश्यूज। ठीक है। तो वही कारण होता है कि 1857 की क्रांति हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अगर मतलब वैसे इन जनरल डिस्कशन के लिए आपको पता है कि क्या रीजंस रहे 1857 की क्रांति के पीछे, या कभी भी, जैसे मान लो 1857 एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। क्या कारण थे, क्या पॉलिसी चेंजेस हुए। ठीक है। तो बिफोर 1857 ऐसा क्या चल रहा था जो कि रीजंस बनते हैं, और आफ्टर दिस क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे। क्योंकि ब्रिटिशर्स उस कारण के हिसाब से आगे स्टेप्स लेंगे कि इसकी वजह से क्रांति हुई तो उसको सोल्व करो। बताइए कुछ, ऑनलाइन भी। कस्टम्स में इंटरफेरेंस एक एस्पेक्ट हम बोल सकते हैं। चलो ठीक है, वन बाय वन जो आपकी तरफ से आ रहे हैं, कि मान लो इंडिया के जो कस्टम्स थे, ठीक है, उसमें जो इंटरफेरेंस आ रहा था, जैसे कि एग्जांपल सती सती प्रथा है। ठीक है। और एक 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 करके, हाँ, समझो। अच्छा, गन पाउडर। ठीक, पहले इसमें देखो, जैसे सती प्रथा है, इसके बारे में इन्होंने बातें करी। ठीक है। या विडो रीमैरिज को लेके भी लगातार चल रहा था। वैसे तो 1858 के बाद ही ये पास, 1856 में ये पास होता है, ये 1829 में रहता है। तो यहां से क्या हो रहा था कि जैसे देखो, पहले तो ब्रेक कर सकते हैं हम, जैसे मान लो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, या जब भी आप कारण ढूंढने लगो तो आप जो हमारे सिलेबस के जीएस पेपर 1 2 3 4 है ना, वैसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है। तो एक कारण तो ये रहेगा कि भाई, मान लेते हैं कस्टम में जब आप इंटरफेयर कर रहे हो, लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों बदलना चाह रहे हैं। ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनके अंदर रिबेलियन तो रहता ही है। सेकंड, पीजेंट्स हम मान सकते हैं। जैसे देखिए, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल में इनकी अलग अलग पॉलिसीज आई। मान लो परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, या बाद में ये लेके आते हैं रयतवारी, या एक और आती है हमारी महलवारी। बट हर एक का जो लास्ट पर्पस था वो यही था कि जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा रेंट एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, मैक्सिमम रेवेन्यू। तो उससे क्या होता जा रहा था, जो पीजेंट्स हैं देवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, रेंट
रेवेन्यू इन्हें ज्यादा देना पड़ रहा था, बढ़ता जा रहा था लगातार। जैसे मान लो पहले तो राजा महाराजा थे, कभी कम किया कभी ज्यादा किया उसके हिसाब से, बट ब्रिटिशर्स ने आते ही वो प्रपोर्शन बढ़ा दिया, तो इनके ऊपर भी लगातार एक्सप्लॉयटेशन। तो इनके मन में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि हाँ भाई हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो लगातार अलग अलग फार्मर या पीजेंट्स के फॉर्म में एक रेबेलियंस जो है वो देखने को मिलता है। और ठीक है, 1857 से पहले अगर हम देखते हैं, जैसे एक रोल हम कह सकते हैं बिल्कुल मिडिल क्लास, इनका क्या रोल रहेगा इंटेलिजेंस में। देखो जैसे मान लीजिए एजुकेशन है मेनली, बट देखिए 1857 में वैसे उल्टा था। 1857 में जो मिडिल क्लास है, आप बैकग्राउंड में देखो, हमने देखा था 1813 में इन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ पैसे दिए, तो आप वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, ये वैल्यूज हम सीखने लग जाते हैं, ठीक है। बट उसकी वजह से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में बिल्ड होने लगता है कि हाँ भाई हमें ये चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, राजा महाराजाओं से लोग दूर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति होती है उसमें मिडिल क्लास ब्रिटिशर्स के विरुद्ध नहीं होता, वो उसके साथ होते हैं कि हमें तो ब्रिटिशर्स ठीक है। वो बाद में जब धीरे धीरे काउंसिल्स में पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तब वो धीरे 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 आके बंगाल पार्टीशन के बाद वो उसके अगेंस्ट में जाते हैं, या कांग्रेस जो बनती है 1885, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर उसमें मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया के रोल को ऐसे नहीं कह सकते, बट हाँ ये स्लोली स्लोली वो रहेगा कि हाँ ठीक है चलो ठीक है, बट ये रिवोल्ट के कंटेक्स में नहीं। और क्या हो सकता है? ईआईसी का डोमिनेंस। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल तो बन ही चुकी थी ना कंप्लीटली, ठीक है। तो इसकी जो पॉलिसीज थी, अब ये समझिए, देखिए इसके बैकग्राउंड में उस टाइम पे ना डलोजी होती, ठीक है, डीएल 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 क्या है? डीएल ये लेके आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति। मैंने आपको बताया था ना इसमें जैसे सुजना, तो ये सबको ले लिया, सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, और अवध वाज द लास्ट वन, और अवध ही एक एपिसेंटर बनता है हमारे 1857 रिवोल्ट का, ठीक है। अब सोचिए, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है तो हम आपकी जो भी हाँ टेरिटरी है या वो है उसको हम कनकर कर लेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा, कैप्चर कर लेंगे उसको, वो अब आपके पास नहीं रहे। तो इनको इन्होंने कैप्चर किया, तो इससे जो हमारे किंग्स या जो प्रिंसली स्टेट, मतलब अब तो वो प्रिंसली स्टेट तो नहीं कहेंगे भाई, किंग क्वीन जिनकी भी टेरिटरीज को इन्होंने कैप्चर किया, वो उसके क्या हो गए? अगेंस्ट, ठीक है। और एक तो जो सबसे प्रोमिनेंट भाई उस टाइम पे मुगल्स जो थे, मुगल्स भी डिक्लाइन हो चुके थे, बट मुगल में जो लास्ट बचे हुए थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो 1857 की जब क्रांति होती है ना, तो बहादुर शाह जफर को एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल लीडर माना जाता है 1857 की क्रांति पे, ठीक है। तो मतलब राजाओं को देखे तो राजाओं को भी ब्रिटिशर्स ने परेशान कर रखा है। इससे पहले जैसे मान लो सब्सिडरी अलायंस आया, ये आया, ठीक है, या ब्रिटिश पैरामाउंसी की भी पॉलिसी आती है, वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। बट पॉइंट इज सबकी टेरिटरी को कैप्चर करना, ठीक है, एवरीवन वाज सफरिंग फ्रॉम इट। तो चाहे राजा है चाहे पीजेंट है, ठीक है, चाहे कस्टम्स में इंटरफेरेंस करना है, और क्या क्या हो सकता है? क्या? कौन सा? आर्टिशंस का, यस बिल्कुल, आर्टिशंस जो थे। अब देखो उसी से लिंक करो, जैसे मान लो आपका राजा था, अब राजा नहीं रहा, तो आर्टिशंस को भी कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो अब ये भी कहाँ जाने लग गए थे? रूरल एरिया में। रूरल एरिया में आर्टिशंस क्या बनने लग गए? पीजेंट्स। और अनएम्प्लॉयमेंट तो मैंने आपको बताया ही था, तो ये भी एक्सप्लॉइटेड ही हो रहे हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, ठीक है। तो उस पर भी इम्पैक्ट हमारा आ रहा है। देन हाँ हम कह सकते हैं स्मॉल
जो म्यूटिनीज हैं, ठीक है, लोकल लेवल पे वो लगातार थोड़े 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 दिख रहे थे, ठीक है, वेल्योर म्यूटिनी भी होती है, और बट वो उस बड़े लेवल पे नहीं आ रही थी अभी, तो मतलब अंडर करंट्स थे, चाहे कस्टम्स में जब आपने इंटरफेरेंस किया तो उसकी वजह से, या फिर राजाओं के साथ भी रेवेन्यू मैटर्स में भी, ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी हो रही थी, बट 1857 में सारी कल्मिनेट हो जाती है, ठीक है। और हाँ, ट्रेड के बारे में आप बात कर सकते हैं, ट्रेड और टैक्स, तो इसने भी तो काफी एक्सप्लॉइट किया। देखो इसकी वजह से क्या हुआ, यूनिलैटरल ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश मोनोपोली है वो आ गई प्रोडक्ट्स में, रॉ मटेरियल का यहाँ से एक्सट्रैक्शन हो रहा है और इंडिया में चीप प्रोडक्ट्स डाले जा रहे हैं, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होती जा रही थी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से भी अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के ऊपर महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह का भार पड़ना, हमारी खुद की इंडस्ट्रीज का खत्म होना, तो उससे भी एक एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ही आएगा कि आपका इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए भी लोगों में रोष था ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज को लेके, यूनिलैटरल, कि ब्रिटिश है उनको तो फ्री ट्रेड मिल रहा है बट इंडिया वालों के ऊपर कस्टम और ये सब ड्यूटी बहुत ज्यादा लगे, ठीक है। देन जैसे मान लो आर्मी है, अब हम आर्मी वाले एस्पेक्ट को अगर देखते हैं, तो आर्मी में क्या होता था कि मान लो आप सिपाही भर्ती होते हो, ठीक है, मैक्सिमम आपको सूबेदार तक बनाया जाता था, उससे ऊपर आपका प्रमोशन नहीं होता था, दिस वाज द मैक्सिमम। और उसके अलावा यहाँ पे जो सैलरी होती थी, सैलरी भी हमारी बहुत ही कम होती थी एज कंपेयर टू वर्सेस यूरोपियन सोल्जर, ठीक है, सेकंड। थर्ड, जैसे मान लो हमें बाहर फॉरेन कंट्रीज में जब भेजा जाता था लड़ने के लिए, तो जैसे सी क्रॉसिंग, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है, अफगानिस्तान या बर्मा, तो वो सी को क्रॉस करके जाते थे, तो हमारे जो पुराने रिलीजियस एस्पेक्ट थे उसमें सी क्रॉसिंग को पाप माना जाता था, तो उसकी वजह से जब ये सोल्जर्स वापस आते थे गांव में तो उनको कोई पूछता ही नहीं था, ठीक है, तो उसकी वजह से काफी होता था। तो ये भी बेचारे, मतलब इनको ना पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म बोला जाता था, क्योंकि आए तो वहीं से हैं गांव से, बट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहना दी, एक्सप्लॉयटेशन वही चल रहा है, आपको ना तो ये ना तो आपको रैंक मिल रही है ना सैलरी मिल रही है, बाहर जा रहे हो तो वापस जब गांव में आ रहे हो तब भी आपको वो हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे मान लो कास्ट सिंबल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी नहीं यूज करने दिया जाता था, तो आपको अपना धर्म, जाति, वो प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, तो एक रोष इसका भी था, ठीक है। तो ये आर्मी के कंटेक्स में है, उनको हम कहते हैं पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आती है उस टाइम पे ना, जैसे इसका जो इमीडिएट कॉज होता है वो माना जाता है एनफील्ड राइफल, तो ये जो राइफल थी उसका जो कारतूस होता था उसको निकाला जाता था, कार्ट्रिज, तो ऐसी अफवाहें भी थी या रियलिटी में भी, नोबडी नोज एग्जैक्टली, कि वो मांस से बनाया जाता था, गो मांस से, वहां दोनों ही अफवाहें चल रही थी कि इसमें एक तो काऊ का मीट, काऊ का वो है फ्लैश, और एक किसका है, पिग, पोर्क। तो अब देखो ये तो मुस्लिम्स के लिए पाप हो गया इसको खाना, और हमारे लिए, ये हिंदूज के लिए हो गया, तो दोनों ही धर्मों के जो मेजोरिटी लोग जो सोल्जर्स थे उनके मन में ये गया कि भाई ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया गया है, और ये इमीडिएट कारण बनता भी है, ठीक है। मई 10 19 सॉरी 1857, तो वो शुरुआत होती है मेरठ से, ठीक है, मेरठ में, या उससे पहले भी आर्मी के अंदर, जैसे हम मंगल पांडे की बात करते हैं, ठीक है, बैरकपुर, तो वो भी रेबेल करते हैं मंगल पांडे, ठीक है, और इमीडिएटली आता है आपका मेरठ में, तो वहां पे अटैक किया जाता है,
ठीक है, और जो आर्मी है वो रेबेल कर देती है। अभी आर्मी पहुंचती है मेरठ से, कहाँ पहुंचती है? दिल्ली। दिल्ली में ये क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर जो था उसको अपना हेड बना देते हैं कि भाई ये जो मिटिंग है इसको बहादुर शाह जफर लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। और उसके अलावा जैसे मान लो झांसी है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, नागपुर है, तात्या टोपे वगैरह, या लखनऊ है, बेगम हजरत महल, रायबरेली, ये सारे उसमें आएंगे आपके। तो हर जगह लोकल लेवल पे रेबेलियन होते हैं, सब उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। ठीक है, तो 1-1.5 साल आपकी ये चलती है 1857 की क्रांति, बट ब्रिटिशर्स सप्रेस कर देते हैं 1857 को। तो ठीक है, बट पॉइंट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज, चाहे वो फार्मर के अगेंस्ट हो, जमींदार भी, जमींदार रह गए आपके नेक्स्ट, जैसे जैसे परमानेंट सेटलमेंट आता है या रायतवारी और वो सब आता है, तो जमींदार को भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था ब्रिटिश पॉलिसीज से। ठीक है, वो भी बस यूं था कि भाई पहले जितना कमाते थे उससे कम ही था, सारा जो टैक्स और रेवेन्यू वो किसके पास जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, और मान लो इनसे ना कई बार जिम्मेदारी भी छीन ली जाती थी। अगर मान लो आपसे कहा गया है कि भाई आप एक्स अमाउंट लेके आओ, अगर आप उतना रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पाए तो फिर आपकी जिम्मेदारी छीन ली, बात करो। ठीक है, सारे जमींदार, जैसे बिहार में एक जमींदार होते हैं कुंवर सिंह, वो भी लीडर रहते हैं वहां पे। ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह। ठीक है, तो ऐसे 1857 की हमारी क्रांति जो है वो आती है। बट इससे एक चीज क्लियर होती है ब्रिटिशर्स को। पहला ये होता है कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इट इज इनइफेक्टिव, क्योंकि इन्होंने, मतलब इनकी जो भी पॉलिसी रही अल्टीमेटली उससे इतनी बड़ी क्रांति आ गई, सब लोग परेशान हो गए। पहली चीज तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद जो भी चेंजेस होते हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं। जैसे एक एक को समझो, मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इनइफेक्टिव है तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दोगे? अबॉलिश। तो 1857 के बाद जो इमीडिएट एक्ट आता है 1858, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गुड गवर्नमेंट एक्ट भी इसको बोलते हैं, GI 1858, ये कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी विल नो मोर रूल इंडिया। इंडिया के ऊपर रूल किसका रहेगा? क्वीन या क्राउन का रूल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। इसके बाद जो हमारा सारा चलता है उसको क्राउन रूल ही बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि चलो ये तो ठीक है, बट अगर ये रहेगा तो यहाँ पे एक नया ऑफिस बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, न्यू ऑफिस। और क्योंकि क्वीन को दिया जाता है तो वो आपका आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में से, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक क्या होंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पहले के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनते हैं? स्टैनली फर्स्ट। ठीक है, स्टैनली। मेरा जो मेडिकल कॉलेज था वो स्टैनली मेडिकल कॉलेज ही था, स्टैनली के ही नाम पे। ठीक है, तो ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके बनते हैं। फिर एक और चीज हमने देखी, इनको असिस्ट करने के लिए कितने मेंबर की काउंसिल दी जाती है? 15 मेंबर की काउंसिल, ये दिया। इसी के पैरेलल भाई इंडिया में क्या बना दिया जाता है? वायसरॉय। देखिए इससे पहले आपको ध्यान है ना क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बट अब क्योंकि मेन तो ये हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, तो इंडिया में डेजिग्नेशन दिया जाता है वायसराय का। और पहले जो वायसराय बनते हैं वो कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। ये ध्यान रखना आपको, फर्स्ट वायसराय इंडिया के। फर्स्ट वाले सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में दो आ गए हैं फिर से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया जो ब्रिटेन से कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ आ गया। अब देखिए ये चाह तो रहे थे कि कंट्रोल डायरेक्टली पार्लियामेंट के पास हो, बट कहीं ना कहीं इसका ये नेगेटिव जाता है कि जो इंडिया में रह रहा था ना उसको जवाब उसको देना होता था। ये उतने इफेक्टिव डिसीजंस उस तरीके से नहीं ले पाते थे कई बार। तो जो हमारा रूलर है, पहले तो इंडिया में ही था, उसके पास सारी पावर थी। अब हम उससे भी डिस्टेंट हो गए हैं, जो मेन हेड है। ठीक है, तो ये भी इसका एक पार्ट रहेगा। अब देखिए बाकी जितनी भी पॉलिसीज थी सबको रिवर्स किया इन्होंने।
जैसे मान लो परमानेंट सेटलमेंट है, चलो भाई उसको भी रहने दो, ठीक है। तो अगर हम लैंड रेवेन्यू में देखें, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो उसको भी इन्होंने बहुत ज्यादा रिलैक्स किया, ठीक है, कि उतना एक्सट्रैक्शन आप नहीं करेंगे, ठीक है। रेंट वगैरह को भी कम किया गया। या अगर हम रिलीजियस इंटरफेरेंस देखते हैं, ठीक है, तो उसको बोल दिया कि भाई वी विल नॉट इंटरफेयर इनटू कास्ट रिलीजन। तो उसके बाद इन्होंने किसी भी टाइप के रिफॉर्म्स में फोकस नहीं किया कि नहीं चाहिए रिफॉर्म्स, ठीक है, आप रहिए, क्योंकि वो नेगेटिव जा रहा है लोगों के अंदर। तो ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी में कंप्लीटली उसको हटा दिया, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं जैसे जमींदार हैं, तो जमींदार प्रथा में भी जैसे जो जिन जमींदारों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया उनको उन्होंने रिवार्ड्स दिए लड़ाई के टाइम पे, तो ये पॉलिसी भी अपनाई। और उसको भी रिलैक्स किया कि भाई जमींदारों को भी ठीक ठाक रेवेन्यू मिलता रहे, पीजेंट पे भी ज्यादा बोझ ना आए, इस टाइप की पॉलिसीज पे काम करना शुरू किया, ठीक है। सेवंथ, अगर आप आर्मी में भी देखते हो, तो आर्मी में इन्होंने ना 2-3 चेंजेस किए। जैसे एक तो रेशियल रिक्रूटमेंट किया, जैसे मार्शल मार्शल रेसेस बना दी। जिन रेसेस ने ब्रिटिशर्स को हेल्प करा 1857 में, उनको मार्शल रेस की भाई आप रहोगे, तो उनकी रिक्रूटमेंट ज्यादा करी, ठीक है। इवन जैसे सिख हैं, ठीक है, राजपूत, ठीक है, हरियाणा में हम जाट्स के कंटेक्स्ट में भी बात करते हैं, तो ये मार्शल रेसेस की रेजिमेंट्स बनी अलग 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 अलग, ठीक है। तो अब भाई प्रोटेक्शन तो चाहिए, बाकियों को नहीं किया। जैसे मान लो मेरठ से आई, या बैरकपुर से आई, या बंगाल से आई, जहां जहां रेबेलियंस खड़े हुए वहां से रिक्रूटमेंट को कम किया गया, और जहां जहां ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिला वहां से रिक्रूटमेंट को ज्यादा किया, ठीक है। इसी में एक और चेंज इन्होंने आर्मी में किया था कि क्या, हाँ, प्रमोशन को भी रोक ही दिया था, ज्यादा कुछ तो वो था नहीं, ठीक है। वो सूबेदार वाला भी वहां पे आ जाएगा, प्रमोशन उतना नहीं करेंगे, ठीक है। एक जैसे जो यूरोपियन है, पहले यूरोपियंस का नंबर कम था, यूरोपियन का नंबर अब बढ़ाया गया, कि मान लो अगर दोबारा से रेबेलियन हो भी जाए तो हम उसको कंटेन कर पाए। जैसे पहले क्या होता था, इंडिया जैसे 1/3 यूरोपियंस थे कई कई जगह, और 2/3 इंडियन थे। उसको उन्होंने धीरे धीरे, जैसे मान लो 33 से इसको 40% 50% तक लेके गए, हाफ हाफ तक यूरोपियंस पे लेके गए। सारे जो टॉप ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो यूरोपियन, इंडियंस का तो कुछ है नहीं, ठीक है। इवन फिर वो वाली चीजें भी, जैसे मान लो कास्ट और वो वाला था, तो उन सिंबल्स को अलाउ करना, या थोड़ा थोड़ा डिवीजन पे भी ये काम करेंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। जैसे 1857-58 वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर लड़ते हैं 1857 के खिलाफ, ठीक है। दो मेजर लड़ाइयां हैं जहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें प्रोमिनेंटली दिखती है। एक तो 1857, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी हम देखते हैं जब खिलाफत को लाया जाता है, ठीक है। बंगाल पार्टीशन में भी थोड़ा सा रहेगा, बट उतना नहीं होता बंगाल पार्टीशन में। बट जब गांधी जी आते हैं, नॉन कॉपरेशन 1919-1920 वाला जो टाइम पीरियड होता है, 1920 में जब लॉन्च किया जाता है, तब भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हर पॉलिसी को, फिर वो तो देखो बहादुर शाह जफर आया था, बहादुर शाह जफर को इन्होंने मार ही दिया, ठीक है। वहां पे हडसन होते हैं, हडसन, देखो हेड हेड पे गोली मार दी उसके सन के, बहादुर शाह जफर के सन के, दिल्ली में, ठीक है। और ये जो बहादुर शाह जफर था उसके तो हेड, मतलब बेटे को तो मार दिया, गोली हडसन ने मारी थी हेड पे, ऐसे याद रख ले। और जो बहादुर शाह जफर था उसको जेल में डाल दिया, उसको भेज दिया रंगून। तो यहां से आप ये देखिए जो मुगल एम्पायर है वो खत्म हो गया कंप्लीटली। इससे पहले एटलीस्ट सिंबॉलिक था, बट 18 अब एक ही पावर आ गई है, अब तो आप क्राउन बन गए हो, तो नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ व्हाट, नाउ इंडिया, इंडिया को क्या बोल दिया गया, कॉलोनी, इंडिया इज अ कॉलोनी नाउ, ठीक है। पहले तो ब्रिटिश इंडिया अलग है, प्रिंसली स्टेट्स अलग है, वो सब था, बट अब आप एक कॉलोनी बना दे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, ठीक है। सोशल रिलीजियस भी इंटरफेरेंस कम कर दिया, ठीक है, रेंट वगैरह और सबको भी हमने देख लिया। तो ये सारे बदलाव करे गए,
ठीक है। अब देखो इसके बाद यहां से इन्होंने 1857-58 क्रांति को तो कंट्रोल कर लिया, बट अब देखिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म तो कम हो गए, बट आप देखो जो ब्रिटिश के टाइम पे पढ़ पढ़ के जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया बन रही थी, वो 1858 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एसोसिएशंस बनती है, जमींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और यही चीज 1800, देखो अब ये धीरे धीरे क्या कहेंगे, पॉलिटिकल इनकी एस्पिरेशंस बढ़ेंगे कि भाई हमें आप अलाउ करो। हाँ, मिडिल क्लास में हम जैसे लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो प्रोफेशनल्स हम मानते हैं, ये थे मेनली ये। ठीक है, यही पढ़ते हैं सबसे पहले, यही पॉलिटिकल एस्पिरेशन। और जैसे राजा महाराजा, उन्हीं में सबसे पहले पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट होती है धीरे धीरे। तो आप सोचिए कि अब ये धीरे धीरे डिमांड करेंगे कि भाई हमें इंक्लूड किया जाए, और उसी का नतीजा आपको 1861 में देखने को मिलेगा। हमने देखे थे ना 3 लोगों को लाया जाता है, तो वो आएंगे, फिर धीरे धीरे उनको भी पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लो 1861 में तो लेजिस्लेचर में आ गए, फिर मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव में भी आते हैं। कब आते हैं? 1909। तो दिस इज हाउ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इंक्रीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और इनको पावर भी दी जाती है। जैसे मान लो हमारी पार्लियामेंट है अभी, भाई हमारी पार्लियामेंट में बजट का डिस्कशन होता है कि नहीं होता? होता है ना, पहले नहीं होता था। जैसे मान लो आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो बना रखी है, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है, बट जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अपने हिसाब से बजट को पास करवा रही है, कोई डिस्कशन नहीं। वो डिस्कशन स्टार्ट होता है 1892 में, मतलब धीरे धीरे डिमांड्स के हिसाब से। शुरू में डिस्कशन करने देंगे, एक सवाल पूछने देंगे, फिर बोलेंगे कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं, बट अगले ही एक्ट में हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ करेंगे। शुरू में ये जो 3 आए 1861 में, ये नॉमिनेटेड आए, बट 1892 में हम देखेंगे नॉमिनेटेड नहीं भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए, और 1909 में आपके डायरेक्ट इलेक्शंस भी देखने को मिलेंगे हमें, कम्युनलिज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1858 एंटायरली इंडियन कंट्रोल को चेंज कर देता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ले आता है। मेजर प्रोविजन मैंने आपको एक्ट के बता दिए। 1861 भी हमने कर लिया ना सारा, एक बार उन दोनों को एक बार देख लेते हैं, फिर हम 1892 पे आते हैं, वहां पे अगर कुछ बचता है। ठीक है, बस। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन भी यहाँ से आता है 1 नवंबर 1858, और इंडिया को कॉलोनी बना दिया जाता है। कंपनी चली जाती है, उनके राइट्स डिग्निटी को तो चलो ऑन करेंगे, जो पुराने उन्होंने जो भी डाल रखे थे ना उनको तो ऑनर किया जाता है। कंपनी को आप पहले सू भी कर सकते थे, वो भी रहता है। ठीक है, अब देखो, इट अश्योर्ड कि इंडियन पीपल ऑफ हैविंग इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आपको मिलेगा, सोशल प्रैक्टिसेस भी आपकी बचाई जाएंगी। ठीक है, और 1858 में आपका फॉर्मलाइज होता है। क्या क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या कर दिया जाता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर आ गया? फिर ये देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी, ये हमारा पॉइंट रह गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी ना, उसकी वजह से तो सारा ही डिस्टर्ब हो गया था, उसको भी खत्म कर दिया कि भाई नहीं नहीं कुछ ऐसे नहीं करना, कैप्चर नहीं करना, वो भी खत्म। सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया गया इन्होंने। इंडिया में देखो बीसीसीडी ये हमने देख लिया था ना, इसको क्या कर दिया गया? अबॉलिश। तो डुअल गवर्नमेंट भी आपकी क्या होगी? खत्म। ये पिट्स इंडिया एक्ट है जो 1984 है, उसका नाम होता है पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, विलियम पिट। हाँ 1784, सॉरी, हाँ 1784। ठीक है, आगे देखो गवर्नर जनरल को क्या टाइटल दे दिया गया? वाइसरॉय। ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। पहले कौन बनता है? क्या नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर दिया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये एडवाइस करेंगे काउंसिल को। इनके कितने मेंबर होंगे? 15। इनको क्राउन ही नॉमिनेट करता था। ठीक है, ये रहने दो। 7 जो है वो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सुपर, छोड़ो इसको, इसमें ज्यादा नहीं जाना। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसका मेंबर होगा? ब्रिटिश कैबिनेट का। पहले कौन आते हैं?
स्टैनली, याद रखेंगे। तो ये 1858 का हमारा हो गया। और बाकी जो पॉलिसी रिवर्सल है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि 1858 वाले एक्ट में तो मेजरली यही बातें करी गई थी। ठीक है, वो एक्ट के हिस्से नहीं थे, जैसे आर्मी में चेंजेस, उसको छोड़ना, वो सारे उसके पार्ट रहेंगे कि भाई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो इन जनरल पॉलिसी रिवर्सल है, एक्ट में नहीं थे। ये देखिए, ये हमारा हो गया 1 अगस्त 1861 का आता है। यहाँ की ट्रिक क्या थी? ओपीडी 3, ये सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ से इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट होती है किस प्रोसेस में? लेजिस्लेटिव। देखो, इट रिस्टोर्ड द पावर्स ऑफ, दोनों की होगी। ठीक है, जो इसने ले ही ली थी, ये हो गया। ये सारा, ये तो हो गया ना अपना, ये कर लिया था, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया। अब देखो 1892, 1892 का बैकग्राउंड देखो। 1892 से पहले 1885 एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, इसको भी समझना, ये कैसे चेंज होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेन मुद्दा था ना, वो था इंडिया में पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके आना। क्या था? ठीक है, ये यही बोलते थे कि हम किस पे काम करेंगे? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे। इन्होंने सोशल या एजुकेशनल रिफॉर्म्स को नहीं लिया हुआ था अपने एजेंडा में। दे जस्ट वांटेड टू सेट अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कि हमारा पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में। ये था मेन एजेंडा कांग्रेस का। धीरे धीरे, तो शुरू में देखो 1858, शुरू में जो कांग्रेस होती है वो कांग्रेस होती है मॉडरेट्स की। मॉडरेट्स मतलब क्या? मॉडरेट्स मतलब पीपीपी, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, बट विद इन द लेजिस्लेटिव लिमिट्स। क्योंकि सोचिए, जब शुरुआत वाले जो आएंगे, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम है, वो एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, 72, आई थिंक 72 मेंबर्स होते हैं शुरू में, बंगाल में ही ये बनाई जाती है। डब्ल्यू सी बनर्जी, ही वाज द फर्स्ट वन। अब आईएनसी जब बनती है, इसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग एजेंडा निकाला। पहला एजेंडा ये था इसका कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना इंडिया से, और दूसरा जो माना जाता है वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेव करना। ठीक है, इस थ्योरी को बोलते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी। है, हाँ हाँ, हाँ हाँ, वही तो अभी बताता हूं। देखो, ये है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। दो थ्योरीज आती हैं, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। कैसे? एक्चुअली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, उस टाइम पे ए हिम और वो, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक्सटेंसिव सर्वे किया था। हाँ जी, उस सर्वे में जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, वैसे ही ऐसा पाया जाता है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ अंडरकरंट्स चल रहे हैं। मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स निकाले जाते हैं, मतलब जो रिलीजियस लीडर्स के पास थी। तो ये कहते हैं कि हर गांव में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, हाँ, पॉलिटिकल, और वो चल रहा है कि मतलब ब्रिटिशर्स को कोई पसंद नहीं कर रहा। तो ब्रिटिशर्स सोचे कि कहीं दोबारा से 1857 जैसी क्रांति ना हो जाए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दो, ताकि देखो, इट इज अबाउट, आप एक पॉलिसी सुनते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यही हमें देखने को मिलेगी। एक तरफ वो हमें चीजें दे रहे होंगे, कैरेट लुभाने के लिए, दूसरी तरफ स्टिक आपको रोक रहे होंगे। अगर आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ज्यादा जाएंगे तो ऐसे कानून आ रहे होंगे जो लोगों को सप्रेस कर रहे होंगे।
और दूसरी तरफ ऐसे कानून आ रहे होंगे जो लोगों की पार्टिसिपेशन को भी बढ़ा रहे होंगे। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी बनती है तो दो थ्योरीज आती हैं। एक तो ए ह्यूम के पर्सपेक्टिव से, वो कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेव करके रखो, सेफ्टी वॉल, कि आईएनसी वाज क्रिएटेड टू एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल, ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो जाए। ठीक है। जबकि जो थ्योरी हम मान के चलते हैं, हम कहते हैं कि इट वाज अ लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाके धीरे धीरे इस तरीके से कांग्रेस को यूज करना चाहते हैं, वी वांट टू थ्रो ब्रिटिश आउट। तो दोनों के अपने पर्पस थे, काफी हद तक, काफी टाइम तक बचा भी पाए। अगर उस थ्योरी को देखें कि भाई उस टाइम पे जो उन्होंने रिलीजियस सर्वेज और वो सब करवाए, तो उससे उन्हें पता लगा कि सब कुछ अगेंस्ट है, तो इसने काफी लंबे टाइम तक तो ब्रिटिशर्स को बचा लिया। 1857 की क्रांति भी नहीं हुई कोई भी, बट स्लोली स्लोली जो प्रोटेस्ट बिल्ड हुए और वो हुआ, पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो देखो अलग अलग एक्ट जो आते हैं, जैसे आप देखेंगे 1892 भी जो आता है, क्यों आता है? हर एक्ट एक कैरेट है कि टेक दिस, डू नॉट रिवोल्ट, और उसके ऑपोजिट दूसरे जो एक्ट हैं वो उनके लिए स्टिक का काम करेंगे। जैसे देखो यहां का इवोल्यूशन अगर आप समझे, देखो वन बाय वन देखो, शुरू में जो भी आएंगे वो मॉडरेट्स होंगे। अगर आप इनिशियल लेवल पे एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ किसी भी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे तो सरकार आपको तुरंत दबा देगी। तो जो शुरुआत वाले हमारे कांग्रेस के लीडर थे वो प्रेयर्स करते थे कि हमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिया जाए, या पिटीशंस डालते थे, ठीक है, प्रोटेस्ट भी करते थे, बट पीसफुल। सिविल डिसोबीडियंस टाइप नहीं है कि आपने जो कानून बनाया उसको मानेंगे ही नहीं। विद इन द लॉज प्रोटेस्ट आर देयर, प्रेयर्स आर देयर, पिटीशंस आर देयर। ठीक है, ये चल रहा है कांग्रेस के अंदर। पर देखिए विद टाइम आप देखोगे कि मॉडरेट्स मॉडरेट्स कहेंगे कि ब्रिटिश हमारे लिए अच्छे हैं, दे वर प्रो ब्रिटिश, बट दे जस्ट वांटेड द चेंज, दे जस्ट फोकस ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज एंड देयर बेस वाज नैरो। अगर कोई चीज होती थी तो उसको वो बहुत लिमिटेड रखते थे मॉडरेट्स। बट आप सोचो सिंपली कि कोई भी आइडियोलॉजी कुछ टाइम तक तो वर्क करती है, बट उन्हीं में से ऐसे लोग भी तो आएंगे, वो कहेंगे कि यार तुम क्या कर रहे हो, हमें इस रेवोल्यूशन को बढ़ाना चाहिए। एस्पिरेशंस होती है ना, जैसे मान लो कंसेप्ट आते हैं, स्वराज का कंसेप्ट आता है पहली बार, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू बात करते हैं 1906 में। तो अतः स्वराज है कुछ, मतलब हमारा राज होना चाहिए। तो जो आइडिया है वो आइडियाज को चैलेंज करने लग जाते हैं। तो फिर सेकंड फैक्शन क्रिएट होता है कांग्रेस के अंदर ही, और वो फैक्शन हमारा कौन सा था? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट प्रो ब्रिटिश बिल्कुल भी नहीं थे, देवर एंटी ब्रिटिश। ठीक है, चेंज ये सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तीनों चेंजेस पे फोकस करना चाहते थे, और ये बेस को वाइड करना चाहते थे। जैसे इनका बेस तो मिडिल क्लास से संबंधित था, बंगाल तक संबंधित था, ठीक है, बट ये पैन इंडिया लेके जाना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो ये दो आ रहे हैं। बट जब ब्रिटिशर्स होंगे, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? क्योंकि अब देखो एक्सट्रीमिस्ट तो ज्यादा चीजों को बढ़ाना चाहेंगे, एक्सेलेरेट करना चाहेंगे, तो ब्रिटिशर क्या कहेंगे? चलो देखो हमने कुछ तो किया आपके लिए, स्लो डाउन। ठीक है, तो आप अब बैकग्राउंड देखो, 1885 कांग्रेस का आना, एक कैरेट मिलेगी आपको, कैरेट और स्टिक देखिए क्यों मिलेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपका एक्ट आएगा 1892, आया, कांग्रेस आई तो मजबूर हुए ना 7 साल बाद ही कि चलो कुछ तो पार्टिसिपेशन लो, प्रोविजन अभी देखते हैं। पार्टिसिपेशन मिला, ठीक रहा। फिर बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा 1905, क्योंकि इन्हें क्या लगेगा, बंगाल वाज द एपिसेंटर जहां पे एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा एक्टिवली आ रहे थे, और बंगाल पार्टीशन, क्योंकि कर्जन जो होता है उस टाइम पे वो कहता है कि बंगाल में ही सारे बुद्धिजीवी आ गए, इंटेलेक्चुअल्स आ गए हैं, कांग्रेस भी यही बनी थी, तो कहता है क्यों ना इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। ठीक है, ये डिटेल में आप हिस्ट्री में देखेंगे, बट पॉइंट इज कि जैसे हमारा
ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, यहां मुस्लिम मेजोरिटी, हिंदू माइनॉरिटी, रिलीजन के बेस पे डिवाइड किया जाता है। बट बोलते ये हैं कि भाई बंगाल बहुत बड़ा है, हमारे से तो एडमिनिस्टर हो नहीं रहा। बट मेन रीजन क्या था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जब बंगाल का विभाजन हो रहा होता है तो ये इनके मनसों को समझ गए थे। तो बंगाल विभाजन के, हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट होता है 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में यही होता है, मॉडरेट्स चाह रहे होते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारी बात माने, वो चाह रहे होते हैं ये मूवमेंट सिर्फ बंगाल में रहे, सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट हो। जबकि एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं, नहीं ये मूवमेंट सिर्फ बंगाल में नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी गोइंग पैन इंडिया, इसमें लोगों को लेके आओ, बेस को वाइडन करो, कांग्रेस को बढ़ाओ। ठीक है, तो जब बंगाल पार्टीशन में सब लोग खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के, तो आप सोचो 1905 में जब ये होता है तो एक कैरेट दी जाती है आपको, 1909 में एक्ट आता है आपका 1909। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। फिर यहां पे कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन हो गया, बट आप देखिए उसके बाद फिर हमारे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एनी बेसेंट या फिर गांधी, ये तीन मेन लीडर्स होते हैं जो 1905 के बाद एक्टिव होते हैं। ठीक है, स्पेशली गांधी तो 1915 में आते हैं। कांग्रेस जैसे बीच में देखो 1907 भी आता है जिसमें सूरत स्प्लिट होती है आपकी, मतलब जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस में भी ब्रेकडाउन आ गया, बट जो मॉडरेट से वो खुश हो जाते हैं 1909 से कि हमें कुछ तो मिला। ठीक है, बट यहाँ पे आते आते जैसे हिंदू मुस्लिम, जैसे ये वाला भी पार्ट था ना, जैसे यहाँ आपने हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बीज बोने शुरू कर दिए थे 1905 में। ठीक है, तो पीछे यहाँ पे अब धीरे धीरे ये लोग भी, जैसे तिलक को पकड़ लिया जाता है, ये भी आता है, एनी बेसेंट है, ये दोनों चलाते हैं एक मूवमेंट जिसको बोलते हैं हम होम रूल लीग। ठीक है, और यहां से गांधी जब आते हैं तो गांधी जी आते ही केक खाते हैं, केक बोलते हैं हम इसको। ठीक है, केक इज सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद और के फॉर खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण में गांधी जी फार्मर्स के इश्यूज को लेते हैं, अहमदाबाद में गांधी जी टेक्सटाइल वर्कर्स के इश्यूज को लेते हैं, फिर खेड़ा में फिर से पीजेंट्स के इश्यूज को लेते हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे गांधी जी ने भी अपना बेस बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होती है तो उसके बाद खिलाफत के इशू को भी साथ में ले लेते हैं, और हमारा स्टार्ट होता है एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उस मूवमेंट के बैकग्राउंड में आपका एक और नया एक्ट आएगा जो हमें कैरेट देगा, वो कौन सा होगा, 1919। ठीक है, फिर चीजें फिर एक उसमें चले जाएंगी। ठीक है, फिर थोड़ा सा पैसिफाई हो जाएगा मामला। ठीक है, 1922 में चोरा चोरी होता है, उसके बाद मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। फिर 8-10 साल तक कंस्ट्रक्टिव वर्क चलता है कांग्रेस के अंदर भी, फिर कोई बड़ा मेजर मूवमेंट नहीं होता। फिर 1929-30s आपका सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, और सीडीएम के बाद ठीक है, सीडीएम, सीडीएम के बाद हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है जिनमें डिस्कशंस होते हैं इंडियन के पार्टिसिपेशन को लेके। और उसके बाद एक एक्ट इनसे निकल के आता है, वो कौन सा होता है हमारा, 1935। ठीक है, तो बैकग्राउंड में मूवमेंट्स चल रहे हैं, हर एक के स्ट्रगल चल रहा है टू गेट मोर पावर, टू गेट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स डन, तब कहीं जाके ये एक्ट बनते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश पॉलिसीज में अगर आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम डिवीजन चल रहा है, कम्युनल डिवीजन चल रहा है। ठीक है, जो हमें वन बाय वन 1909 में देखने को मिलेगा, फिर 19 में भी देखने को मिलेगा, फिर 35 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम 1892 से देखते हैं। देख, यहाँ पे रिचर्ड एस्टन क्रॉस
ये इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और 1892 ईयर आपको याद रखना है, शुरुआत फरवरी 1893 से होती है। देखो पहला, ये तो ठीक है, मेंबर्स वगैरह और इसके नंबर वगैरह बढ़ाए जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो यहाँ पे एडिशनल मेंबर होते थे। देखो कुछ मेंबर होते थे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे, कुछ होते थे एडिशनल मेंबर्स, ठीक है। ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल के कंटेक्स्ट में भी होते थे। तो ये 10 से 16 के बीच में इन्होंने बोल दिया कि भाई 10 से 16 के बीच में एडिशनल मेंबर्स हम अपॉइंट करेंगे, ठीक है। 2/5 वगैरह रहने दीजिए। तो ये अनऑफिशियल रहेंगे, इनमें से कुछ अपॉइंट करे जाएंगे, कुछ इलेक्ट करे जाएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट ऑफ इलेक्शन हैज कम बट नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, 1892, ठीक है। सेकंड देखो, जैसे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम, क्या इलेक्शन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था? आंसर इज नो, ठीक है। बट हाँ कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस रहेंगे, बस। देखो अब देखिए पावर जो है काउंसिल की, इसकी पावर में क्या आ गया? क्या आप बजट डिस्कस कर सकते हो? यस। क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हो? यस। बट क्या आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो? नो। मतलब आप लोगों को पावर दे दी जाए डिस्कशन की, बजट डिस्कशन की, एक सवाल पूछने की, एक सवाल, ठीक है। तो ये यही बीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का या रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। देखिए इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार जो है, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि डिबेट डिस्कशन ही नहीं है। बट अब शुरुआत होगी और ये हम आज भी फॉलो करते हैं। हमारे पार्लियामेंट में क्या सवाल पूछ सकते हैं सरकार से? क्या डिस्कशंस होते हैं? क्या बजट पे डिस्कशन होता है? क्या एक्ट्स पे डिस्कशन होता है? यस। अब तो हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सब चलेगा। बट 1892 में शुरुआत होती है इसकी, अलाउ किया जाता है पहली बार बजट के डिस्कशन को, क्वेश्चन पूछने को, ठीक है। ये रहेगा। प्रोविंशियल काउंसिल में भी एडिशनल मेंबर्स को एक्सटेंड किया जाता है और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया जाता है लोकल बॉडी से। जैसे मान लो वहां, जैसे मान लो हरियाणा है तो वहां पे म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज से कुछ लोकल मेंबर्स आने लग जाते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, बस। तो यही है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना जो है, ठीक है। या फिर आप इसको रेस्पॉन्सिबल फॉर्म बोल रहे हैं। देखिए कई बार आपसे ना सवाल पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट? रेस्पॉन्सिबल, बिकॉज एग्जीक्यूटिव हियर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर या लोकसभा। या कई बार पार्लियामेंट को हटा के आपसे बोला जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट? रेस्पॉन्सिबल अगेन। या फिर इसी में से आपको सिर्फ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी दे दिया जाता है। तो तीनों एक ही चीज है, पार्लियामेंट से ही काउंसिल निकली, काउंसिल से ही कैबिनेट निकली, ठीक है। तो ये तीनों किस चीज को दिखा रहे होते हैं? रेस्पॉन्सिबल। तो यहां से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका एस्टैब्लिश होता है, ये ध्यान रखो, समझ गए? क्योंकि बजट डिस्कशन की बात शुरुआत हो जाती है। देखो जैसे इसमें एक कंसेप्ट और आपको समझा देता हूं। जैसे हमने देखा था ना पार्लियामेंट्री फॉर्म, और एक हमारी कौन सी गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल। देखिए हम गवर्नमेंट को दो तरीके से देखते हैं, या तो गवर्नमेंट स्टेबल हो या गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल हो। स्टेबल होगी तो लंबे टाइम तक चलेगी, बट अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो जवाबदेही नहीं देगी वो, ठीक है। स्टेबल सिस्टम तो स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग सिस्टम से सवाल जवाब पूछना आसान नहीं होता, क्योंकि सवाल जवाब पूछोगे वही तो उसको थोड़ा सा अकाउंटेबल बनाता है। तो अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करते हैं, तो अगर हम ये दोनों एस्पेक्ट देखें कि भाई स्टेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट इज नॉट स्टेबल, प्रेसिडेंशियल इज स्टेबल, पार्लियामेंट इज रेस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यूएसए एंड ऑल, सेपरेशन ऑफ पावर इज रिजिड, यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर इज फ्लेक्सिबल।
जो मैंने आपको सारा बताया था पूरा, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, पार्लियामेंट से ही हमारे कौन आ रहे हैं, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये क्या लेके आ सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखा था हमने, समझ में आ रहा है ये कि पार्लियामेंट्री फॉर्म इज व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल। ये स्टेबल पता है कब हो सकती है, जब वन पार्टी मेजोरिटी, ठीक है, जैसे मान लो बीजेपी को सारी सीट मिल गई, तब तो उसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आती है वन पार्टी हैज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जो कि पिछले दोनों टेन्योर्स में हुआ बीजेपी के, 2014 में भी 19 में भी, ठीक है। बट क्या इस साल हुआ? ओके अगर एसओपी के बाद इंटरफेरेंस कम हो जाए तो जो ये है पार्लियामेंट्री, फिर इसको प्रेसिडेंशियल में काउंट कर सकते हैं या फिर तो पार्लियामेंट्री नो 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 नो। देखिए पार्लियामेंट में हमने क्या बताया, अभी वैसे क्लास 2-4 मिनट और चलेगी, पुलिस की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं, एचटेट एग्जाम है शायद, सो दे वांट टू कोचिंग्स टू बी शट डाउन, आज के लिए भी और कल के लिए भी, टुडे एंड टुमारो, ठीक है। ये भी है, ऑनलाइन कर सकते हैं, बट ऑनलाइन के लिए भी सिस्टम को तो ओपन करना पड़ेगा, ये लीगल इशू है। कर लेंगे, मंडे को कर लेंगे, ट्यूसडे को कर देंगे, जो वेडनेसडे से अपने स्टार्ट होना है उसको ट्यूसडे को करवा दे, तो अपना बैकअप हो जाएगा, 2 दिन अपने पास, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी तो अपन करते हैं, इसको ज्यादा नहीं लेंगे। सो देखिए प्रेसिडेंशियल का मतलब ये है कि सबसे सुप्रीम कौन है, प्रेसिडेंट, नोबडी कैन क्वेश्चन द प्रेसिडेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर इज रिजिड। बट पार्लियामेंट से ही मतलब समझो कि द गवर्नमेंट इज कमिंग फ्रॉम वेयर, पार्लियामेंट, देयर इज नो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है बट इट इज नॉमिनल, जैसे हमारे केस में है। तो अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट से आ रही है तो गवर्नमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल टू व्हाट, पार्लियामेंट, बट नॉट डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, लोकसभा, ये ध्यान रखना। अगर भारत में मोदी जी रेस्पॉन्सिबल हैं तो वो संसद के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। 1892 तक हो गया, और बाकी हाँ ये जरूर कर सकते हैं, बिकॉज अगर मान लो कल की क्लास नहीं है तो आई कैन टेक ऑनलाइन क्लास, बिकॉज मेरे पास घर पे सिस्टम है, आई कैन टेक, अगर आप चाहो तो कल की मैं मेरी शेड्यूल करवा देता हूँ, ठीक है। विनीत सर का तो नहीं हो पाएगा, एक क्लास अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, तो फिर ट्यूसडे को कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, फिर ऐसे ही कर लेते हैं अभी हमारे, ठीक है। ओके तो अभी तो इतना ही रखते हैं, आप आराम से पढ़ के आना, जितना पढ़ा है उसको समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, क्यों क्या हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, उसको अपने दिमाग में रखना है बस, ठीक है। चलिए ऑनलाइन भी, अभी एसपी साहब के ऑर्डर आ गए, ठीक है। एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का ये हमारे कंट्री में ठीक चल रहा है अभी, 2-3 दिन पहले थोड़ा सरकार भी, सरकार की भी गलती नहीं है, हमारे लोग भी पूरे तरीके से डिस्टर्ब ही है। हाँ चलिए ऑनलाइन भी अभी क्लास इतनी रहेगी, थैंक यू।